जय हिंद। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 लेकर, और आज मैं पढ़ने वाली हूं अपनी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन जो मैं पढ़ रही हूं उसकी कंटिन्यूटी में एपिसोड नंबर 31। एपिसोड नंबर 30 में हमने देखा था कि शाहदा के एडमिशन के लिए किस तरह से वरीशा और हैदर ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, क्योंकि वो डर रहे थे कि इतनी छोटी बच्चा को डे होम में डालना सेफ है कि नहीं। और फिर उन लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो ऐसा डे होम खोजेंगे जहां पे वो लोग भी जा करके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि शाहदा वहां पे सिक्योर है या नहीं। और इस खोज के बाद उन्हें एपीजे अपब्रिंगिंग सेंटर वाशी में एक मिला, जहां पे वो डे होम शाहदा के लिए जहां पे वो उसका एडमिशन कराना चाहते थे। ये हीरानंदानी अपार्टमेंट जहां पे वरीशा और हैदर रहते थे वहां से बहुत पास में था, और यहाँ पे सीसीटीवी सर्वेलेंस था जहां से पेरेंट्स को मोबाइल में एक्सेस मिला हुआ था देखने के लिए कि बच्ची किस तरह से वहां पे ग्रो हो रही है। सारे पेरेंट्स ने अलोंग विद ग्रैंड पेरेंट्स वहां की विजिट की और सारी चीजों को ठीक से समझा। जो केयर टेकर थी वहां की, उन्होंने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को ये समझाया कि यहाँ पे जो बच्चे पलते हैं वो सिर्फ उनकी एजुकेशन का, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका ही ध्यान नहीं रखा जाता, उनके पर्सनलाइज्ड कुकिंग मील का भी उनका ध्यान रखा जाता है। वो किस चीज से एलर्जिक हैं, किस चीज से नहीं है, क्या चीज उनको सूट करती है, क्या चीज किस उम्र में वो बच्चे पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं खाने में, पहनने में, किस तरह से वो कंफर्टेबल फील करते हैं, किस तरह से वो हेजिटेंट फील करते हैं। हर तरह की चीजों को मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे। और सारी एजुकेशन सिस्टम के साथ ही साथ उनके अंदर लाइफ स्किल भी डेवलप की जाती है। हिंदुस्तान में रहने वाले बच्चों के अंदर हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत भरने की लाइफ स्किल भी यहाँ पे सिखाई जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत तरह तरह के धर्म और तरह तरह की जाति, तरह तरह के लोगों का एक संगम है। तो यहाँ पे बच्चों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाया जाता है। डाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, जो हिंदुस्तान को बहुत ही खूबसूरत मुल्क बनाती है। और बच्चों को ये बचपन से इनकलकेट किया जाता है इस डे होम में कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट हम सब इंडियन हैं, और इंडियन होने के नाते हम सब एक नेशनल ब्रदरहुड की तार में, एक डोर में बंधे हुए हैं। तो हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अपने बीच आने नहीं देना है। और इस तरह से जब बच्चों की अपब्रिंगिंग यहाँ पे होती है तो वो बच्चे नेशनल लेवल पे इंडियन बाय नेशनैलिटी और ह्यूमन बाय हार्ट से ग्रो होते हैं। मजहब उनको यहाँ पे नहीं सिखाया जाता, क्योंकि घर पे माँ बाप मजहब बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी मजहब को बच्चों के बीच में आने नहीं देते, और मजहब से ली हुई सारी जो वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, वो हम इनको लाइफ स्किल में सिखा देते हैं। और इस तरह से ये जो 6th जनरेशन है हमारे मुल्क की, हमारे देश की, उसको 1 कंट्री 1 फैमिली का लाइफ स्किल यहाँ पे सिखाया जाता है। ये जो फीलिंग है बच्चों के अंदर, वो हमारे इंडियन पॉपुलेशन को एक ऐसे स्ट्रेंथ में बांध देती है जिससे डिस्क्रिमिनेशन दूर दूर तक इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और ये हमेशा जब घर के बाहर निकलेंगे तो अपने मुल्क के लिए यूनिटी के बेसिस पे काम करेंगे, और यूनिटी के बेसिस पे ही अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए लगे रहेंगे। जब केयर टेकर ने ये सारी चीजें वरीशा और हैदर को एक्सप्लेन की तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम एक बार फिर से अपने मम्मी पापा को यहाँ पे लाना चाहते हैं, आप उन्हें ये लाइफ स्किल वाली बात जरूर से एक्सप्लेन कीजिएगा। उन लोगों को ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि अभी की जनरेशन में हर स्कूल इस बात पे जोर दे रहा है कि हिंदुस्तान के बच्चे चाहे किसी भी मजहब के, किसी भी तबके के, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के क्यों ना हो, हैं तो वो भारतीय ही, हैं तो वो हिंदुस्तानी ही। और ये फीलिंग बचपन से उनके अंदर ग्रो करने के लिए ये लाइफ स्किल सेशन आप लोग लेते हैं। और इस तरह से हैदर और वरीशा घर जाते हैं, घर जाकर अपने अम्मी पापा को लेकर के आते हैं डे होम की विजिट के लिए, जहां पे शाहदा का एडमिशन जूनियर केजी में हुआ। और
उन लोगों को सबसे ज्यादा कंसर्न थी शाहदा के खाने के बारे में और उसकी फूड रूटीन के बारे में, क्योंकि जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा उनको फिक्र हुआ करती है, फिक्रमंद होते हैं वो। तो जो केयर टेकर थी उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट से उन्हें मिलाया और न्यूट्रिशनिस्ट ने एक मिनी किचन दिखाया सारे ग्रैंड पेरेंट्स को, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो खाना है वो बच्चों की उम्र के हिसाब से सर्व किया जाता है। जैसे जूनियर केजी के बच्चों के लिए मिनी किचन अलग है, सीनियर केजी के बच्चों के लिए मिनी किचन अलग है, और आगे चल के इसी तरह से क्लास वाइज किचन और किचन सर्विसेज अलग हैं। और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेनू भी होता है। अगर कोई बच्चा किसी चीज को नहीं खाता है तो ये पेरेंट को फॉर्म के थ्रू फिल करके बताना होता है, और वो चीजें उस बच्चे को नहीं प्रोवाइड की जाती सर्टेन एज तक, जब तक कि बच्चा उस फूड आइटम की इंपॉर्टेंस ना समझ जाए और उसका टेस्ट घर पे ना डेवलप कर दिया जाए। हमने एक ही किचन सारे क्लासेस के लिए इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जब टीम छोटी होगी तो हर क्लास के बच्चों के लिए वो पर्सनलाइज्ड टीम होगी, और टीम इस तरह से खुद को उन बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाएगी। और जब खाना बनाने वाला बच्चे से पर्सनली कनेक्ट होता है तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी खाने के अंदर डालता है, जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम लार्ज स्केल पे खाना बनाते हैं तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी उस लेवल तक इन्फ्यूज कर देना और खाने के अंदर ट्रांसफर करना कुक के जरिए, ये उतना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे खाने का खास ध्यान रखा गया है, जिस तरह से माएं अपने किचन में खाना बनाने के वक्त ख्याल रखती हैं। एडमिशन के टाइम यहाँ पे एक मेडिकल फॉर्म भी फिल किया जाता है, जिसमें डॉक्टर के थ्रू एक टेस्ट करा करके उसमें मेंशन होता है कि कौन सा फूड आइटम बच्चे को नहीं देना है और किस एज तक नहीं देना है, और उन सारी चीजों को यहाँ पे मिनी किचन में ध्यान रखा जाता है। मील फॉर द मंथ का यहाँ पे सिस्टम है। मंथ में कौन से दिन क्या क्या सर्व होगा कौन से मील में, इसकी सारी डिटेल प्री प्लान्ड होती है और ये पेरेंट से पहले ही शेयर किया जाता है। उसको देख करके अगर किसी पेरेंट का यहाँ पे कुछ भी वैसे तो कोई इश्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि हम मेडिकल लिस्ट वगैरह सारा कुछ डिटेल देखने के बाद ये मेनू डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर किसी महीने में किसी कोई भी बच्चा किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है जिसमें कुछ मील्स में मेंशन फूड आइटम्स उनको नहीं देने हैं, तो ये पर्सनली पेरेंट्स इन्फॉर्म करते हैं और हम पर्टिकुलर उस बच्चे को वो खाना उस ड्यूरेशन तक नहीं देते जब तक कि डॉक्टर का नेक्स्ट एडवाइस ना आ जाए। इतनी सारी फैसिलिटी पर्सनलाइज्ड लेवल पे देख करके फायजा और रदिया दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हम अपने उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि अपनी नातिन के लिए या पोती के लिए इस तरह से कस्टमाइज्ड फूड सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, और हमें बहुत ही खुशी है कि इस तरह का आजकल डे होम बनाया गया है, जहां पे बच्चों की हर चीज का ख्याल रख करके उन पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, उनकी सेहत से लेकर उनकी लाइफ स्किल तक। और वो दोनों राजी हो जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं बच्चे के डे होम से में विजिट करने के बाद। शाहदा ने वरीशा को पिकअप करने की ड्यूटी ले ली और हैदर ने ड्रॉप करने के लिए, और इस तरह से पिकअप और ड्रॉप की ड्यूटी दोनों पेरेंट्स निभाने लगे। और ग्रैंड पेरेंट्स ने परमिशन ली कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन विजिट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे थे और अब उनको थोड़ी अपनी होम सिकनेस हो रही थी और वो अपना घर बीच बीच में विजिट करना चाहते थे। बच्चों ने दोनों पेरेंट्स की टिकट बुक करा दी और उन लोगों को कहा कि अब चूंकि हम लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं तो ये भी आपका घर है, आपको जब मर्जी हो आप यहाँ आइए, जब मर्जी हो आप अपने वहां वाले घर पे चले जाइए। और इस तरह से जब भी शादी होती है बच्चों की तो बच्चों को 2 घर मिल जाया करता है। बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को भी अब 2 घर मिल गए हैं, एक आपका खुद का घर और एक आपके बच्चों का घर। तो आपको जब मन करे आप यहाँ आकर के रहिए, और जब तक आपकी सेहत है आप अप डाउन कर सकते हैं। हैदर और वरीशा की ये बात सुन के दोनों पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि किस तरह से जनरेशन
बाय जनरेशन सोसाइटी इवॉल्व होती है, और सोसाइटी अगर इस तरह से इवॉल्व हो रही है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी अपने माँ बाप की इतनी सिंसियरिटी से लेना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छा रोल निभा रही है सोसाइटी को इवॉल्व होने में। और जब चेंज अच्छे के लिए होता है तो चेंज एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब वरीशा अपनी जॉब की तरफ ध्यान देती है। शाहदा को डे होम में भेजने के बाद वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो उसने थीसिस लिखी थी उसका प्रैक्टिकल यूज करने में वो लग जाती है। वो बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो ऑटिस्टिक होते हैं उनके बीच जाती है और अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल यूज में किस तरह से लाया जाए उस पे काम करती है। उसने गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ रखा था और उसको पढ़ने के बाद वो शाहदा को बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखा करती थी। इस थ्योरी को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया करती थी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में गार्डनर ने कहा कि हर बच्चे के अंदर 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है और ये इंटेलिजेंस बाय नेचर बच्चे के अंदर गिफ्टेड होता है, क्योंकि नेचर ऑलमाइटी जो है उन्हें पता होता है कि हम जिंदगी में किस रास्ते से गुजरने वाले हैं और हमारी लाइफ स्टोरी क्या होगी, हमारी लाइफ जर्नी क्या होगी। उस लाइफ जर्नी से रिलेटेड वो सारे स्किल्स बच्चों में डाल करके नेचुरली वो भेजता है और माँ बाप का ये काम होता है कि उन स्किल्स को पहचान कर अपने बच्चों की उन स्किल्स को तराशना, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूरी तरह माँ बाप भी नहीं जानते हैं। लेकिन अगर वो स्किल्स बच्चों के अंदर दिख रही है तो उसको तराशने का काम माँ बाप का होता है। इसलिए वरीशा पूरी तरह से अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही हाई रखती है और शाहदा की हर छोटी छोटी चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करती रहती है और जैसे जैसे ही उसकी स्किल्स के बारे में और उसकी इंक्लिनेशन के बारे में उसको पता चलता जाता है, वो चीजों को शाहदा को सीखने के लिए तैयार करती जाती है। शाहदा के प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से वरीशा को ये पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें इनहेरिटेड हैं जो उसके माँ बाप से आई हैं, लेकिन कुछ चीजें उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स से भी आई हैं। यहाँ पे वो जेनेटिक्स एंड ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन का जो रिसर्च पेपर उसने पढ़ रखा था अपने रिसर्च थीसिस लिखने के टाइम, उसका प्रैक्टिकल यूज वो अपनी लाइफ में देख रही होती है। और इस तरह से शाहदा में कुछ ऐसी चीजें देख करके जो ना तो उसकी और हैदर से रिलेटेड थी, ना ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड थी, मतलब वरीशा और हैदर के माँ बाप से भी रिलेटेड नहीं थी, उसके अंदर कुछ न्यू हैबिट्स और कुछ न्यू इंक्लिनेशन वरीशा को देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से वरीशा जेनेटिक्स की स्टडीज की तरफ बहुत इंक्लाइंड होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ वो जेनेटिक्स के फील्ड में भी आगे चल के रिसर्च करने के लिए तैयार होती है। और जेनेटिक्स में रिसर्च करते करते उसको पता चलता है कि बच्चे जो हैं बहुत सारे ट्रेट्स जेनेटिकली अडेप्ट करते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स उनको जेनेटिकली बाय बर्थ मिले होते हैं और बहुत सारे ट्रेट बच्चों में नए होते हैं जो पास के जनरेशन के नहीं होते, मतलब माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के नहीं होते। लेकिन जेनेटिक्स का ये रूल है कि वो कहीं ना कहीं फैमिली ट्री से जीन्स कैरी फॉरवर्ड करता है। तो हम अपने सामने तो 3 ही जनरेशन देखते हैं, उसके पहले की जनरेशन तो हम देखे नहीं हुए होते हैं, लेकिन फिर वो जेनेटिक्स इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाता है कि ये कुछ न्यू जीन्स बच्चों के अंदर हैं। जेनेटिक्स के साथ ही साथ बच्चों का एनवायरमेंट, बच्चों की चीजें सीखने की इंक्लिनेशन और बच्चों की पसंद नापसंद और उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो धीरे धीरे उनके एनवायरनमेंट से इफेक्ट होके बनती जाती हैं, इसका भी बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा जिसे हम डोमिनेंट रोल कहते हैं वो बच्चों का एनवायरनमेंट भी प्ले करता है। इस बात को शाहदा बखूबी समझ रही थी और इसलिए उसके प्री स्कूल और डे होम के बाद वो आगे की भी प्लानिंग अपने माइंड में करती रहती है कि किस तरह से इसकी एजुकेशन की भी चीजें ख्याल में रखनी है, क्योंकि जहां पे जेनेटिक्स 25 to 30% रोल निभा रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वहां पे एनवायरनमेंट 70% रोल निभाएगा और इसका बहुत खास ख्याल रखा जाना चाहिए।
अपनी जॉब के साथ साथ वरीशा इस बात पे ध्यान दे रही होती है कि शाहदा की हर उम्र में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उसको जो चीज उसको नापसंद है, ये हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में उसको वो चीजें पसंद भी आने लगे, चाहे वो खाने की चीजें हो, चाहे वो पहनने की चीजें हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो कोई स्किल हो जो किसी उम्र में उसको नहीं पसंद है, जो अभी 4 साल की उम्र में उसको पसंद नहीं है, हो सकता है आगे चल के 14 साल की उम्र में उसको वो चीजें पसंद आने लगे। इस चीज को ध्यान में रख के वो उसकी पसंद नापसंद उम्र के हिसाब से मॉनिटर कर रही होती है। दोनों पेरेंट्स के कोलैबोरेशन से वरीशा को बहुत अच्छा कंजीनियल एनवायरनमेंट मिलता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, और इस तरह से शाहदा ग्रो होती रहती है और एकेडमिक में उसको बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिलते हैं, और उसकी जो छोटे छोटे टैलेंट्स होते हैं उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा होता है डे होम में। और इस जर्नी को शाहदा के जूनियर केजी से सीनियर केजी तक की जर्नी को दोनों पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। जूनियर केजी के ये जो अपब्रिंगिंग एपीजे अपब्रिंगिंग सेंटर था, वहां पे शाहदा को जब रिपोर्ट कार्ड मिला तो वहां पे उन लोगों ने रूब्रिक्स शेयर किया था रिपोर्ट कार्ड में, जहां पे मेंशन था कि शाहदा का कलरिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, लिंग्विस्टिक, म्यूजिक, एम्पैथी, एनिमल केयर, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। और इस रूब्रिक्स के जरिए उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया था। वहां पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रही है कि ग्रेडिंग सिस्टम फॉर्मल एजुकेशन के लिए होती है, जूनियर केजी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है, वो बच्चों का प्रिपरेटरी स्टेप होता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने कोई ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कर रखा था अपने सेंटर पे, और उन लोगों ने रूब्रिक्स के जरिए उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। धीरे धीरे शाहदा अपना प्री स्कूलिंग कंप्लीट कर चुकी होती है और आगे चल के उसको प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना होता है। हैदर और वरीशा ने शाहदा के केयर करने के तरीके को लेकर और उसके अंदर जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपब्रिंगिंग सेंटर ने लिया था, उन सब को देखते हुए उन लोगों ने शाहदा को वहीं पे कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया और उसकी एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी आगे के प्राइमरी स्कूलिंग में ध्यान दिया जाने लगा। और हिंदुस्तान के बच्चों के अंदर जो एक सेंस होता है लिविंग टुगेदर का, जो स्कूल और घर दोनों आजकल डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे देश का जो कल्चर है और जो वुड बी सिटीजन होंगे वो इस कल्चर के साथ सिंथेसाइज कैसे करते हैं खुद को, और खुद को एक इंडिविजुअल ना देखकर खुद को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे देखते हैं, इस चीज को वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। क्योंकि आगे चल के आने वाले जमाने में बच्चों को पीसफुल लिविंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जब हमारा एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल होगा तो देश सारा जो ध्यान होगा बच्चों का, जो उनका ब्रेन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो भी टारगेट होगा वो सब उनकी खुद की तरक्की पे होगा। और जब एक एक बच्चा हमारे देश का तरक्की कर रहा होगा तो देश खुद ब खुद तरक्की करके आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ये टारगेट लेकर के अपब्रिंगिंग सेंटर चल रहा था और उस टारगेट के साथ साथ शाहदा भी अच्छे से ग्रो हो रही थी। जब शाहदा ग्रेड 1 में चली गई, प्राइमरी एजुकेशन उसकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो गई, उस वक्त तक उसके ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी। वरीशा और हैदर ने उन लोगों को कॉल करके अपने यहाँ बुला लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अब अप एंड डाउन ज्यादा अपने होम टाउन में ना करें, क्योंकि उनकी सेहत अब उतनी अच्छी नहीं है कि अकेले वो लोग ट्रैवल कर सके। और इसके लिए उन लोगों ने बात की कि जब कभी आपका दिल घबराए तो आप दोनों को, जब शाहदा की स्कूल में छुट्टी होगी तो हम लोग आपको आपके होम टाउन विजिट करा के ले आएंगे।
वरीशा ने जिम्मेदारी ली उनके हेल्थ केयर की, और इस तरह से वरीशा ने जो वादा किया था कि आने वाले 5 साल में मैं अपना क्लिनिक सोसाइटी के नीचे ही खोल लूंगी, ताकि जब आप अपने ओल्ड एज में पहुंचे तो आपको अगर इमरजेंसी में मेरी कुछ भी जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों के लिए वहां पे हाजिर रहूं। और इस तरह से वाशी में मीरचंदानी पाम्स में उन लोगों ने अपना फ्लैट खरीद लिया, और फ्लैट के नीचे ही वरीशा का अपना क्लिनिक ओपन हो जाता है। बच्चों ने परमानेंटली माँ बाप के लिए उसी फ्लैट में इंतजाम किया। एक बेडरूम फायजा और सैयद के लिए और दूसरा रदिया और मेहरान के लिए। बेडरूम को प्रिपेयर कराने से पहले उन लोगों ने वीडियो कॉल पे इन दोनों कपल्स की पसंद नापसंद पूछ ली थी, और उस तरह से उनका इंटीरियर कराया था। फायजा और सैयद का जो रूम था उसमें इंडियन स्टाइल वॉशरूम उन्हें चाहिए था, एक स्टडी टेबल चाहिए था, और प्लेन कॉटन से भरी हुई उसमें मैट्रेस चाहिए थी डबल बेड के ऊपर। ब्लू शेड के पर्दे उन्हें पसंद थे, और इस तरह से उन्होंने कैटलॉग में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल में देख करके अपने रूम के कर्टन्स खुद पसंद किए थे। उनको एक छोटी सी वुडन बेड जिसे कहते हैं, हिंदी में चौकी कहा जाता है, वो चाहिए थी अपने कमरे में नमाज ऑफर करने के लिए। और उनका जो कबर्ड होता है वो स्लाइडिंग डोर वाला होता है, क्योंकि धीरे धीरे उम्र बढ़ने पे शोल्डर जो होता है वो फ्रोजन हो जाता है बुजुर्ग लोगों का, तो अलमारी को ऐसे झटके से खोलना और बंद करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो उनके कबर्ड में स्लाइडिंग डोर लगा दिया गया था उनके कहने के मुताबिक। दूसरे कमरे में रदिया और मेहरान थे, जहां पे एक छोटा सा इमामबाड़ा बनाया गया था जिसमें 2 अलम रखे गए थे और रिलीजियस बुक्स रखी हुई थी, सजदगाह था, और एक आर्म्ड चेयर थी जिसे हम आराम कुर्सी कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए। क्योंकि वो बेंड नहीं हो पा रहे थे, उनके बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, और इस वजह से उन्होंने कुर्सी पे नमाज पढ़ने का जिक्र किया था। तो इस तरह की 2 कुर्सियां मेहरान और रदिया के रूम में हैदर और वरीशा ने बनवा कर रखवा दी थी। और उनका जो गद्दा होता है वो ऑर्थो सेफ मैट्रेस की बात उन्होंने कही थी, तो वैसे गद्दे उनके बेड पे बिछाए गए थे। चूंकि उनके जोड़ों में तकलीफें थी, उन्होंने वेस्टर्न टॉयलेट का जिक्र किया था, तो उनके बेडरूम में अटैच्ड जो बाथरूम था उसमें वेस्टर्न टॉयलेट लगवाया गया था। उनको हरा रंग पसंद था, तो हरे रंग के शेड के पर्दे उनके रूम में लगवाए गए थे। उनका जो कबर्ड था वो थोड़ा अलग टाइप का, उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसे ही बुजुर्ग लोगों के लिए जो कन्वीनियंट होता है उसके हिसाब से बनवाया था। क्योंकि उनके बैक में पेन था तो वो बहुत ज्यादा हाइट पे चीजें नहीं रख पाते थे और बहुत ज्यादा नीचे से भी वो चीजें नहीं उठा पाते थे, तो एक मीडियम लेवल पे उनकी कबर्ड को डिजाइन करवाया गया था ताकि अपने ही हाइट पे वो लोग चीजें रख सके और निकाल सके, उनको ना ज्यादा नीचे झुकना पड़े और ना ज्यादा ऊपर ऊंचाई पर से सामान निकालना पड़े। और इस तरह से इन लोगों का रूम तैयार किया गया। उन लोगों ने ये भी बात की थी कि क्योंकि शाहदा हमारे कमरे में भी कुछ घंटे रहा करेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कमरे में एक बच्चे की लाइब्रेरी हो और एक टॉय रैक हो जहां पे शाहदा अपना खिलौना आकर के रख सके, और बेबी मैट हमें अपने कमरे में चाहिए। जब शाहदा हमारे पास आए तो वो उसका भी एक कोजी कॉर्नर हमारे रूम में होना चाहिए, जिससे वो हमारे रूम में भी बहुत कंफर्टेबल फील करे। और इस तरह से उन लोगों के रूम का इंटीरियर का सब ख्याल हैदर और वरीशा ने रखा। 23 मिनट हो गए, मैं यहीं पे रुकती हूँ, कल फिर पढ़ूंगी आगे की कहानी। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए सीखने के लिए कि किस तरह से 3 जनरेशन की को लिविंग होती है और 3 जनरेशन का कोलैबोरेशन किस तरह से फैमिली में पीस और एम्पैथी और मेंटल पीस लेकर के आता है। और इन सारी चीजों से मिल करके फैमिली ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। जब सबकी दुआएं घर में कोने कोने पे रहती हैं तो घर हमेशा खुशहाल रहता है। इन सारी चीजों को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए आगे भी। तब तक के लिए जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।